मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में मुलाजमत रियासत के नौजवानों को दी जाएगी। इस सिलसिले में जल्दी कानून वज़े करने की उन्होंने बात कही है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि रियासत के वसाइल पर नौजवानों का हक है। ख्याल रहे कि दिग्विजय के दौर में ये कानून पहले नाफिज किया गया था। जब शिवराज सिंह चौहान इक़्तिदार में आए तब उन्होंने मकामी लोगों के लिए मुलाजमत के लुज़ूम को खत्म कर दिया था। कमलनाथ हुकूमत में सनतों में 70% मुलाजमत रियासत के नौजवानों के लिए रिजर्व थी। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। वहीं एमपी में सिर्फ रियासत के बाशिंदों को सरकारी मुलाजमत देने का मामले पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने यह ट्वीट किया है। शिवराज हुकूमत के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने हैरत का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुलाजमत सबके लिए है, मगर एमपी में सिर्फ रियासत के नौजवानों के लिए मुख्तस। इसमें कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे मामले पर एमपी में सिर्फ रियासत के बाशिंदों को सरकारी मुलाजमत दिए जाने पर ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं, शिवराज हुकूमत के फैसले पर वो काफी हैरत का इजहार करते हैं। लिखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुलाजमत सबके लिए है, मगर एमपी में सिर्फ रियासत के नौजवानों के लिए मुख्तस। इसमें कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने शिवराज के ऐलान को चुनावी स्टंट करार दिया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि शिवराज सिंह एक तवील अरसे तक रियासत के वज़ीर-ए-आला रहे, लेकिन उन्होंने इस बारे में पहले नहीं सोचा। जनता पार्टी की सरकार 15 साल से थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितनी शासकीय नौकरियां मध्य प्रदेश के अंदर निकालने में वो सफल हुए। सिर्फ ये वादे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है, उसके पास अवसर नहीं है। पहली बार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब थे तो उन्होंने ये कहा था कि 70% मूल निवासी जो है मध्य प्रदेश का उसको रोजगार देंगे, पर शिवराज जी तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। अरे धरातल पे कोई चीज दिखती नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना के अंदर जो धकेला है पूरे प्रदेश को, वो सबने देखा है। रोजगार चले गए हैं लोगों के पास अपना जीवन गुजारने के लिए पैसा नहीं है। शिवराज जी अपने चुनावी घोषणाएं करते रहेंगे। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, उनको बहुत जल्दी हटा के और सही व्यक्ति को चुनेगी जो उनको रोजगार देगा। आबादी के लिहाज से ओबीसी को रिजर्वेशन देने के मामले पर मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपना जवाब जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। दरअसल रियासती हुकूमत ओबीसी को उनकी आबादी के तनासुब से सरकारी नौकरियों में मुलाजमत देना चाहती है, जिसकी मुखालफत की जा रही है। इस केस में अर्जी गुजार की दलील है कि मुल्क में आबादी के लिहाज से रिजर्वेशन देना मुनासिब नहीं। ख्याल रहे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी 50% से ज्यादा है। वो सिर्फ 14% रहेगा ओबीसी का, और 4 हफ्ते बाद इसको फिर से लगाया गया है मामले को फॉर मुख्य सुनवाई के लिए। अभी जो रिप्लाई पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें मेन जो सरकार का पॉइंट है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 51% है, और टोटल पॉपुलेशन का ही एससी एसटी ओबीसी की देखी जाए तो उसका टोटल आ जाता है 87% पॉपुलेशन एससी एसटी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% कर रहे हैं। जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1993 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजेस ने ये बोला है क्लियरली बिल्कुल कि पॉपुलेशन के बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड की तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में कॉपरा स्टरलाइट प्लांट को फिर से खोलने की अर्जी मंगल को मुस्तरद कर दी है।
झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शहीद शेख बुखारी के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल करने के ताल्लुक से ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला के इस ऐलान से रियासत के मुसलमानों और शहीद शेख बुखारी के वारिसीन में खुशी देखी जा रही है। वाज़ेह रहे, झारखंड के मुजाहिद आज़ादी शहीद शेख बुखारी का अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने यौम आज़ादी के दिन मुनक्किद तकरीब के मौके पर रियासत के 4 मेडिकल कॉलेज का नाम शहीदों के नाम पर रखने का ऐलान किया था। बाग मेडिकल कॉलेज का नाम झारखंड सरकार के द्वारा शहीद शेख बुखारी के नाम पे रखने पे हम सारे लोग काफ़ी खुशी और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। 1857 की अज़ीम जंग आज़ादी शहीद शेख बुखारी के कारनामों और उनकी कुर्बानी को उजागर किया जा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार अपने हर दिल अजीज सीएम हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने झारखंड में 4 मेडिकल कॉलेज का नाम शहीदों के नाम से करने का जो ऐलान किया है, इससे लोगों में काफी खुशी है। झारखंडियों का मान सम्मान बढ़ा है, शहीदों को खैर अकीदत पेश किया गया है। इससे यहाँ के शहीद, यहाँ की जनता काफी खुश है। खास तौर पर यहाँ के जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं, इसमें भी अपने सीएम के प्रति जो है काफी जो है विश्वास बढ़ा है। परेशानियां जब हद से गुजर जाएं तो लोग मुश्किलों से नबरदामद होने का हुनर सीख लेते हैं। महाराष्ट्र के डडगांव में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर ने अनोखा रास्ता निकाला और दरख्त पर चढ़कर तालीम देने लगे। खबर के मुताबिक ऑनलाइन क्लास लेने के दौरान नेटवर्क की कमी से निजात पाने के लिए टीचर दरख्त पर चढ़ गए और बच्चों को तालीम के जेर से आरास्ता करने की अनोखी कोशिश की। नासिक एजुकेशन डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक डडगांव से नेटवर्क की काफी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में लॉकडाउन के तसलसल के दरमियान बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। ऐसे में मुल्क के कई हिस्से ऐसे हैं जहां टेक्नोलॉजी का फुकदान है। पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ा और बाद में महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन बढ़ा, इसलिए वो स्कूल में बच्चे बुला नहीं सके। तो टीचर अभी अपने मोबाइल के लिए हेल्प लेके सोशल इसके लिए हेल्प लेके टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और नंदुरबार जैसे एरिया में मैंने भी अभी सोशल इसमें पढ़ा कि वहाँ का एक स्कूल है स्मार्ट धड़गांव तालुका डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार में, कि वहाँ वो टीचर जो लक्ष्मण पवार, वो बच्चों को अगर रेंज नहीं मिलते होंगे तो पहाड़ी पे लेके जाके वहाँ जहाँ रेंज मिल सके वहाँ पे बच्चों को वहाँ से वहाँ ले जाके वहाँ पे वो टीचिंग कैसे ये करते इसके लिए वो हेल्प करते हैं। तो ऐसा वो जो उनके पालक है जो बच्चों के जो उन्होंने उनमें भी उन्होंने अवेयरनेस लाई है। बहुत से टीचर है जो कि अभी अपने वो माता पिता को भी अवेयर कर रहे हैं। वो माता पिता भी अभी बच्चों को कैसे मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उनको ये स्टडी के लिए उपलब्ध कर सके, ऐसा माता पिता भी अभी सोच रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 57,069 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इन नए मामलों के रोशनी में आने के बाद कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 27,02,743 हो गई है। इनमें एक्टिव मामले 6,73,166 है। वजारत सेहत की जानिब से जारी की गई ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 876 अफराद की मौत हो चुकी है। इस तरह अब तक मुल्क भर में 51,757 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 19,77,780 अफराद कोरोना से जंग जीत चुके हैं। जहां तक कोरोना टेस्ट का ताल्लुक है तो पिछले 24 घंटों में तकरीबन 9 लाख सैंपल की जांच की गई है। पीर के रोज 8,99,864 सैंपल की जांच की गई। ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में अब तक 3,09,41,264 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार में कोरोना को लेकर लोगों का दहशत कम नहीं हो रहा है।
सूबे में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,06,618 हो गई है। वहीं 542 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से इस वबा को काबू में करने के नाम पर 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अवामी सतह पर लॉकडाउन को कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। दहशत अभी भी बरकरार है। 1,06,618 कोरोना के केसेस हो चुके हैं। 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 6 सितंबर तक बिहार हुकूमत ने लॉकडाउन में इजाफा किया है। आप देखिए कि ये पटना का डगमंगला चौराहा है, सबसे मसरूफ़ चौराहा इसको कहा जाता है शहर का, लेकिन सड़कों पर अभी भी भीड़ का वही आलम है। हुकूमत के सामने लॉकडाउन में इजाफा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हुकूमत ये समझ रही है, महकमे सेहत ये समझ रहा है कि लॉकडाउन में इजाफा कर देने से कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन लोग हैं कि सड़कों पर लोगों का जो काफ़िला है वो सड़कों पर नज़र आ रहा है। दुकानें भी जगह जगह खुली हुई है, कुछ दुकानें बंद ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ज़्यादातर दुकानें भी खुली हुई है। लोग यूं ही सड़कों पर घूमते हुए देखे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब तक लोगों की तरफ से पूरे तरीके से तामन नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कोरोना का मसला भी कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा और ख़त्म करना और इसको काबू में करना हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज होगा। आप जानते हैं कि बिहार असेंबली का इंतखाब होना है और तमाम सियासी पार्टियां असेंबली इंतखाब को भी लेकर तैयारी कर रही है। सियासत भी अपने शबाब पर है। कई ज़िलों में बिहार में सैलाब आया हुआ है और सैलाब की वजह से भी लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में भी वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ये कहा है, ऐलान किया है कि वहाँ पे भी कोरोना का जांच किया जाएगा, कोरोना के सिलसिले में जांच किया जाएगा। ये हिदायत भी जारी की है। लेकिन बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में अब गाँव में भी ये खबरें गाँव से भी आने लगी है कि कोरोना के शिकार गाँव में भी लोग होने लगे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल कायम होता है कि शहरों से निकलकर जब गाँव में ये वबा पहुँचने लगेगी, जैसा कि खबर आ रही है मोतिहारी के कई गाँवों में जो है कोरोना मुतासरीन पाए गए हैं, भागलपुर के कई गांव में कोरोना मुतासरीन पाए गए हैं। ऐसे में ये मसला हुकूमत को और परेशान करेगा। तो जाहिर है लोगों को भी इस सिलसिले में तामन करने की ज़रूरत है और हुकूमत को भी संजीदा पहल करने की ज़रूरत है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क और TRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने हालिया बारिश से शदीद मुतासिर वरंगल का दौरा किया। KTR हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए वरंगल पहुंचे। उनके साथ वजीर सेहत ई राजेंद्र भी थे। वरंगल में KTR का वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव, वजीर बहबूद खवातीन और अतफाल सत्यवती राठौड़ और मकामी अवामी नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। खसूसी बस के जरिए रियासती वुज़रा ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, अवाम से मुलाकात की और वरंगल में ड्रेनेज सिस्टम को मजीद मौसर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया और साथ ही मुतासरीन को ग़िज़ा, दवा और रिहाइश फराहम करने का भी ऐलान किया। तेलंगाना के जिला मुंशरियाल हुजूर नगर मंडल में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से श्रीपेद्दा यलमपल्ली प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है। हुकाम ने डैम के 8 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी को छोड़ा। आबी प्रोजेक्ट में पानी तेजी से दाखिल हो रहा है। हुकाम ने चौकसी इख्तियार की है और नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस डैम में 20.17 पानी TMC पानी की गुंजाइश है और डैम में 19.455 TMC पानी मौजूद है और पानी डैम में दाखिल हो रहा है। तेलंगाना के भदादरी कोतागोडम के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में कमी हो रही है, जिससे अवाम और ओहदेदारों को राहत नसीब हुई है। इस दरिया में आबी सतह जो भद्राचलम पुष्कर घाट में पीर की शब 61.6 फीट था, जो कम होकर 55.30 फीट दर्ज की गई है। 14,07,725 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है। गोदावरी में इस साल भारी मिकदार में पानी जमा हो गया है। हुकाम ने एहतियाती तौर पर नशीबी इलाकों से अवाम को हटाया है और रिलीफ कैंप में हुकाम की लापरवाही सामने आई है। अवाम ने ग़िज़ा की किल्लत की शिकायत की है। हुकाम ने वक्त पर खाने के साथ साथ तमाम सहूलत फराहम करने की हिदायत दी है। दरिया कृष्णा में कश्ती डूबने से 4 अफराद लापता हो गए, जबकि 9 अफराद को बचा लिया गया। ये हादसा तेलंगाना के जिला नारायणपेट के मुख्तल मंडल में पीर की शाम पेश आया है। NDRF की टीम लापता अफराद की तलाश कर रही है।
मकामी तहसीलदार ने बताया कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक के जिला रायचूर से ताल्लुक रखने वाले अफराद हफ्तावारी बाजार से जरूरी सामान खरीद कर वापस जा रहे थे। इसी दौरान कश्ती हादसे का शिकार हो गई। मक्तल मंडल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लापता अफराद की शिनाख्त 30 साला नरसिमा, 50 साला चिन्मा, 25 साला समालता और उनकी 9 साला बेटी की हैसियत से की गई है। गुजरात में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नवसारी की अंबिका नदी, पूर्णा और कावेरी नदी में सैलाब की सूरत हाल है। कई गांवों से राब्ता मुनक़ते है। और नवसारी जिले में भले ही बारिश थम गई है, लेकिन अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी ने अपनी तबाही के जो निशान है वो अभी भी छोड़े हुए हैं। आपको दृश्य से सीधा बताना प्रयत्न करेंगे कि जिस तरह अंबिका नदी में जिस तरह पानी जो गति से बढ़ रहा था, उसी से गणदेवी तालुका के कई गांव संपर्क टूट चुका था। अभी भी लोगों को नाव के सहारे अपने गांवों में जाने के लिए मजबूर बने हुए हैं, लेकिन वहीवटी तंत्र अभी भी इन लोगों के पास नहीं पहुंचा हुआ है। लेकिन न्यूज़ 18 जो गांव संपर्क टूटा था वहां पर पहुंच चुका है और लोगों से जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति का ताग लेने के लिए पहुंच चुका है। हमारे साथ गांव के कई लोग हैं जो नाव के सहारे गांव में जा रहे हैं, उनके साथ बात करने का प्रयत्न करेंगे किस तरह की जो मुसीबतें हैं उनको आ रही है। हाल जी, किस तरह की मुसीबत जो है वो अभी 3-4 दिन से बारिश लगातार हो रही है, तो 3-4 दिन से पानी बढ़ रहा है, फिर उतर जाता है, फिर बढ़ता है। कल सुबह में 2 घंटे में पानी इतना बढ़ गया कि जो गांव के बाहर गए थे वो भी रुक गए सब, और गांव वाले सिर्फ गांव में ही रह गए। उसके बाद एक ही सहारा सिर्फ नाव का है हमारा आने जाने का। कोई बीमार हुआ या कोई तकलीफ है तो सिर्फ नाव का सहारा रहता है, और तंत्र का कोई अभी हमारे पास तंत्र पहुंचा नहीं है अभी तक कोई भी, और कोई मदद नहीं मिली है। सिर्फ नाव का सहारा है, और नाव के सहारे आते जाते हैं हम लोग। 2 दिन से रुके थे, तो आज मतलब नाव वाले को फ़ोन किया तो वो लेने आ गया, और इसके सहारे अभी हम जा रहे हैं। जी, जिस तरह अंबिका नदी में जल भराव की स्थिति हुई है, इसकी वजह से जो गणदेवी तालुका के 5 से 7 ऐसे गांव हैं जो लोग नाव के सहारे जीने को मजबूर बन चुके हैं। लेकिन जैसे अभी भी नवसारी और दक्षिण गुजरात में बारिश थम गई है, लेकिन जो फिर से बारिश शुरू हुई तो अंबिका और पूर्णा नदी की जल सपाटी में बढ़ोतरी के साथ गणदेवी तालुका के जो लोगों हैं और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा सकती है। भाविन पटेल, न्यूज़ 18, नवसारी। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी फिर उफान पर है। न्यूज़ 18 ने आसपास इलाके का जायजा लिया तो मकामी लोगों का दर्द छलक उठा। बहुत दिक्कत है, 20-25 दिन से पूरा रोड खराब हो गया है। पानी वानी ज़्यादा गिर रहा है, उसके बाद गड्ढा हो गया है, गड्ढे का मतलब तबाह हो गए हैं लोग। इसके अलावा गाड़ी चाहे बाइक कोई भी पास कर रहे हैं तो बाइक लग रहा है कि इसमें दहा जाएगा। तो घर भी डूबा हुआ है आप लोगों का? घर भी डूबा हुआ है। तो सामान कैसे लेकर आते हैं? जरूरी सामान, खाने का सामान? खाने के सामान वही नाव से जाते हैं और बाइक वाइक से जाते हैं कभी कभार। गोपालगंज में सारण बांध टूटने के बाद सबसे ज़्यादा तबाही बैकुंठपुर प्रखंड में हुई थी, और अभी हम खड़े हैं बैकुंठपुर के हमीदपुर के पास, और आप देखेंगे कि हमीदपुर में कई जगहों पर सड़कों पर जो पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सारण बांध टूटा था, सारण बांध के टूटने के बाद बैकुंठपुर की जो पंचायतें हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। उसके बाद बरौली जो था वो पंचायत जो है बाढ़ से प्रभावित हुआ था। और ये जो सड़कें हैं, कई जगह सड़कें इस कदर टूट गई हैं और जानलेवा हो गई हैं कि जो भी बड़े या छोटे वाहन जब जाते हैं वहाँ पर, तो उन जो बड़े वाहन जो है वो उस पानी के तेज धारा में बहने की जो है उनकी संभावना रहती है। और जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो स्थिति वो न रखी है। बताते हैं स्थानीय लोग कि करीब 20-25 दिनों से जब से बांध टूटा है तब से उनकी स्थिति जो है वो भयावह। हम खुद बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से। बहुत दिक्कत है, 20-25 दिन से पूरा रोड खराब हो गया है, पानी वानी ज़्यादा गिर रहा है, उसके बाद गड्ढा हो गया है, गड्ढे का मतलब तबाह हो गए हैं लोग। इसके अलावा गाड़ी चाहे बाइक कोई भी पास कर रहे हैं तो बाइक लग रहा है कि इसमें दहा जाएगा। तो घर भी डूबा हुआ है आप लोगों का? घर भी डूबा हुआ है। तो सामान कैसे लेकर आते हैं? जरूरी सामान,
खाने का सामान? खाने के सामान वही नावों से जाते हैं और बाइक वाइक से जाते हैं कभी कभी। तो देखिए, जाहिर तौर पर जो यहाँ के जो लोगों की स्थिति है वो नारकीय है, और सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ की त्रासदी में जब ये लोग ज़रूरी सामान लाना होता है तब उन्हें जो है ऐसे ही उन्हें अपना काम निपटाना पड़ता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में मुंतकिल करने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने पीएम केयर्स को दुरुस्त करार देते हुए इस मामले पर कोई हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड है, लिहाजा रकम को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने मजीद कहा कि कोई भी शख्स या इदारा एनडीआरएफ में रकम जमा कर सकता है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि पीएम केयर्स फंड में शफाफियत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ईमानदारी से काम कर रही है। कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का एक प्ली हुआ था, और यह बार बार विरोध किया गया था कि पीएम केयर्स को मिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस सुनी थी, उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामाणिक रूप से मोदी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं, ये उनका विवेक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है और मैं इसके एक पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। There is no statutory prohibition on contributions made to NDRF, and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different, and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है। बाकी जजमेंट विस्तार की बात है, उसमें नहीं जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहिए कि पीएम केयर फंड से अब तक 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, इसे जनता का आशीर्वाद मिलता है, और वही ईमानदारी पीएम केयर फंड में भी दिखाई पड़ती है। तो चूंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था, कई हाई कोर्ट में केस फाइल करवाए गए पीएम केयर फंड के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करवाए गए। इसके पीछे राहुल गांधी की टिप्पणी होती थी, परिवार के लोगों की टिप्पणी होती थी, और बहस करने वाले और पिटिशनर भी वही थे जिनका सरकार से विरोध रहता है। तो आज ये निर्णय आया तो मुझे लगा कि आपके सामने इसको रखना चाहिए पार्टी की ओर से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वजारत HRD का नाम तब्दील कर वजारत तालीम करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़्क़िदा काबीनी इजलास में ये फैसला लिया गया था। मोदी हुकूमत का मानना है कि पूरे आला तालीम के शोबे के लिए सिर्फ एक रेगुलेटरी इदारा हो, ताकि तालीम के शोबे में होने वाली तरतीबी का खात्मा किया हो सके। सितंबर 1985 में राजीव गांधी के दौर में हुकूमत में वज़ारत तालीम को फ़रोग़ इंसानी वसाइल का नाम दिया गया था।